अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ना खुदाओं के आगे सर ना झुकाने वाले, जालिम के आगे सीना सपर हो जाने वाले, कुफ्र का इनकार करने वाले, ताकत के सामने हक बात कहकर डट जाने वाले और फिर उस हक का साथ देने की पादाश में सऊबतें बर्दाश्त करने वाले, जहल के निज़ाम में तब्दील की ख्वाहिश रखने वाले, रियासत मदीना के लिए जिद्दोजहद करने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तकालीफ उठाने वाले, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, यार गार रसूल खुदा के जानिसार, खिलाफत राशिदा के ताजदार, अफजलुल बशर सदक़ो वफ़ा का पैकर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज यौम वफ़ात है। सिद्दीक़ वो जो इश्क़ रसूल का पहला बाब हैं, सिद्दीक़ वो जो सफ़र हिजरत में हम रकाब हैं, सिद्दीक़ वो जो हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं, सिद्दीक़ वो जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर सांपों का रास्ता रोक लें, सिद्दीक़ वो जो हर ग़ज़वे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे, सिद्दीक़ वो जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली, सिद्दीक़ वो जिन्होंने आपकी हयात तय्यबा में मुसल्ला नबवी पर 17 नमाज़ों की इमामत की, सिद्दीक़ वो जो मोमिनीन के खलीफा बने, सिद्दीक़ वो जो पैगंबर के जानशीन ठहरे, सिद्दीक़ वो जिनके उम्मत पर एहसानात का बदला दुनिया में मुमकिन नहीं था। अब खुदा जाने और उसके सिद्दीक़ अकबर क्या अता होगा, क्या मेहरबानी, क्या शफ़क़त है। बेशक सबसे बड़ी अता और मेहरबानी जलवा ज़ात हक़ की है। सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत संभालते ही सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो नबूवत के झूठे दावेदार मानीन ज़कात और मुर्तदीन दीन थे। आपने बिला तरद्दुद उन तमाम अफराद से जंग की, झूठे दावेदारों को जहन्नुम वासल किया, मुर्तदों को कत्ल किया, ज़कात देने से इनकार करने वालों से एक एक पाई वसूल की, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया, उमूर सल्तनत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उसको सूबों में तकसीम किया, वहाँ का इंतज़ाम संभालने के लिए गवर्नर्स का तकर्रुर किया, तमाम इलाक़ों के लिए अलहदा काजी मुकर्रर फरमाए ताकि रआया को इंसाफ के लिए दूर न जाना पड़े। फ़ौजी निज़ाम को असर नौ तरतीब दिया, पहली बार सिपाही सालार या कमांडर इन चीफ का तकर्रुर किया गया, सूबों और इलाक़ों के कमांडर्स भी तैनात किए गए, फ़ौज को असलहा और दीगर साजो सामान मुहैया करने का इंतज़ाम किया, उनके ऊँटों और घोड़ों के लिए अलग चरागाहें बनाई, माल गनीमत का एक हिस्सा फ़ौजदारी निज़ाम के लिए मुख्तस फरमाया। जंगी यमामा में हुफ़ाज़ सहाबा की शहादत के बाद कुरान पाक को जमा करने का काम अंजाम दिया, तदवीन हदीस के लिए भी अमली इक़दामात किए, बैतुल माल का निज़ाम कायम किया, उसके उमूर चलाने के लिए पहली इमारत कायम की और जब आपके इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली और उस इमारत में गए तो ख़जाना ज़्यादा नहीं था। उन्हें बताया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत पर माल फलाही कामों में ख़र्च करने के बाद गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता था। एक वो थे और एक हमारे आज के हुक्मरान हैं जो तोशा खाना को अपना हक समझते हैं, गाड़ी घड़ी जेबात लगे उसको छोड़ते नहीं हैं और अगर कोई सवाल पूछने की जसारत कर ले तो उन पर कीचड़ उछलवाते हैं। यहाँ एहतिसाब भी बड़ा सेलेक्टेड होता है, हालात देखकर कानून की तशरीह तब्दील हो जाती है। हमारे सियासतदान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराह तो बनना चाहते हैं लेकिन दुनिया के सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से भी डरते हैं। हम दुआ के साथ साथ अपने नुमाइंदे चुनते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कौन सिद्दीक़ अकबर के वस्फ़ वाला है। यकीनन अगर पाकिस्तान के अवाम इतना ही ख्याल रख लेना तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस मकसद के तहत कायम हुआ वो हासिल कर लेगा। निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत ऐसी रियासत वजूद में आ सकती है जिसे देख कर यूरोप भी इस तर्ज का तालिब हो जाए। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। The Election Commission of Pakistan is urged to promptly implement the postponement and ensure that all necessary arrangements. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. Resolution is passed. 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे। सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, सबसे अहम इशू वो सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से एक करारदाद पेश की गई जो कि आज़ाद सेनेटर हैं दिलावर खान साहब, उनकी तरफ से पेश की गई और उसके बाद
कसरत राय से मंजूर भी हो गई है करारदाद। मौक़िफ़ ये अपनाया गया उसमें कि जनाब वाला सर्दी बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी के ख़तरात भी हैं, कोरोना वायरस फैलने के खदशात हैं, इसलिए जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं उसको आगे बढ़ा दिया जाए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुलकर इस करारदाद की मुखालफत की गई। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने एक दलील के साथ बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी भी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से करारदाद की हिमायत पर अपने सेनेटर बहरमन तुंगी, इनको नोटिस जारी किया गया है और उनसे इस पर जवाब भी तलब किया गया है। उसके बाद जमात इस्लामी के जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने इंतखाबात के इनेकाद के हक़ में जमा करवा दी है। अब इसके कानूनी पहलू क्या होंगे? सेनेट में ये ऐवान बाला से करारदाद मंजूर हो गई है, उसके बाद क्या होगा? और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ग्राउंड रियलिटी ये दिखाती है और ये बताती है कि वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और सेनेट की बिलतरतीब पहली और दूसरी बड़ी जमातें हैं, लेकिन उनकी जानिब से खामोशी रखी गई, या फिर अगर किसी ने बात की भी तो इस तरह से की कि शायद आवाज़ ही नहीं आई। और फिर तीसरी नंबर की जो जमात है यानी कि मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से बड़ा खुलकर इस पर मुखालफत की गई और मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है मुसलसल कि ये बेसिकली इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बहरमन तुंगी साहब को भी हमने मदऊ किया है। उनसे ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुंगी साहब। सबसे पहले तो ये फरमाएं सर, सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत पर आपकी जमात की तरफ से आपको शो कॉज किया गया है, क्या कहेंगे आप इस शो कॉज पर सर? मुझे अभी तक तो नोटिस का पता नहीं है, अगर जारी किया तो फिर मैं तो उसका जवाब दूंगा, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब, उनके दस्तखत से जारी हुआ है सर ये नोटिस, और इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी की है, आपने करारदाद की हिमायत की है, पार्टी का मौक़िफ़ आपने पेश नहीं किया, ये शो कॉज किया गया है आपको। क्या जवाब देंगे इसका? मैं देखिए, मेरी बात सुने, मैं पार्लियामेंटेरियन, मेरा हक था कि जब उसने रिजोल्यूशन में मेजॉरिटी वहाँ सेनेटर बैठे थे तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये सब और नो होता है, मैंने नो कहा है, और इससे ज़्यादा मेरे पास और क्या टूल्स थे कि मैं उसको इस्तेमाल करके रिजोल्यूशन रुकवा लेता। लेकिन अगर एक बात है कि अगर यहाँ सेनेटर ज़्यादा होते, मुख्तलिफ पार्टीज के सेनेटर थे, तो अगर ये ज़्यादा सेनेटर होते तो ये रिजोल्यूशन नहीं। तुंगी साहब, आपको जो शो कॉज किया, पार्टी ने कहा है कि आपने इस करारदाद को न सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि इसके हक में आपने तकरीर भी की है। जहाँ तक इस करारदाद की सपोर्ट की बात है या मेरी स्पीच की बात है, तो मैंने स्पीच करारदाद से पहले मेरे कुछ इश्यूज थे, उस पे मैंने बात की है, और उस वक्त करारदाद का न पता था ना ये एजेंडे पे था, और मैं इसलिए मैं बैठा कि मैंने स्पीच ये करनी थी कि 3 जनवरी को जब मैंने स्पीच किया था तो उसके बाद रात को मुझे कुछ धमकी आई थी जिसमें बाहर ममालिक के कुछ नंबर्स भी थे और पाकिस्तान के भी कुछ नंबर थे, जो अभी 1 घंटा पहले मुझे IGP KP के तरफ से वो लोग जो अरेस्ट हो गए, आई थिंक कि 2 बंदों को अरेस्ट किया, अफगानी हैं, उसकी तस्वीर मुझे भिजवा दी। तो मैंने चेयरमैन सीनेट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना था कि जब मैंने स्पीच की तो इसी तरह कुछ धमकियाँ और कुछ मुख्तलिफ नंबर से मुझे फ़ोन आते हैं। तो ये स्पीच मैंने पहले किया था। ये कौन कह रहे कि मेरी हिमायत में मैंने स्पीच की करारदाद की? करारदाद से के बाद तो मैंने स्पीच ही नहीं की है, ये मेरी स्पीच के बाद ये करारदाद आया है, और ये न एजेंडे पे था और न इसकी कोई प्लानिंग थी और न हमें पता था। हाँ, जिसने लाया है उनके हमयालों के साथ या उनके दोस्तों के साथ या उस तरफ जो बैठे थे उनके साथ शेयर किया होगा, और हमें अभी तक पता नहीं था कि ये कब बनाया है। लेकिन अभी मेरे साथ टॉक शो पे सौदा बाबर साहब बैठे थे, तो उसने अपने मौके पे ये कहा कि ये करारदाद रात को सेनेटर दिलावर खान ने हमारे साथ शेयर किया था और हमने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी हमें भी पता चला कि ये रात को डिसाइड हुआ था, लेकिन
2 बजे जब सेशन शुरू हुआ तो उसमें स्पीचेस चल रहे थे, जो मैंने भी स्पीच किया अपना। उसके बाद सेनेटर दिलावर खान ने ये रिजोल्यूशन टेबल किया। अच्छा सर, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं, कौन कह रहा है कि आपने तकरीर की है इसकी हिमायत में? तो आपकी पार्टी की तरफ से ये आपको शो कॉज हुआ है, तो यकीनन आप फिर जवाब देंगे उसका। उसमें आप कह रहे हैं कि आप समेत किसी को मालूम ही नहीं था इस करारदाद के, इस मोशन के हवाले से। तो सर फिर आप लोगों ने कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की, और इस करारदाद के खिलाफ आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया गया? ये बिल्कुल आप सही कह रहे कि कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था। हम तीनों ने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, ये आप सही कह रहे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब सेशन हो तो उस तरफ के जो 14 लोग बैठे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग कहाँ थे, नून के लोग कहाँ थे, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग कहाँ थे, अवामी नेशनल पार्टी के लोग कहाँ थे, वहाँ पे मतलब कि पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनेटर कहाँ थे। देखिए, ये तमाम चीजें भी काउंटेबल होनी चाहिए कि जब सेशन का इजलास हो तो ऐसे रिजोल्यूशन की नौबत ना होती, आज ये पास ना होता। लेकिन जब सेशन का ऐलान किया कि 2 बजे के बाद फिर इलेक्शन होगा, तो ये होना चाहिए था कि तमाम सेनेटर की मौजूदगी में अगर हो तो फिर ये रिजोल्यूशन पास ना होता। लेकिन आप सही कह रहे कि कोरम पॉइंट आउट करना था, लेकिन हम तीनों ने इस तरफ नहीं सोचा, बल्कि अचानक ये रिजोल्यूशन टेबल हुआ और उसको मेजॉरिटी से उन लोगों ने पास करवाया। सही। अच्छा सर, एक सीनियर सहाफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि जब ये इजलास हो गया तो उसके बाद कुछ मजीद सेनेटर्स जो हैं वो भागते हुए आए, उन्होंने कहा कि वो इस करारदाद की मुखालफत में करारदाद पेश करना चाहते हैं। क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, तो आप बताइए सर, ऐसा कुछ हुआ है, और क्या आने वाले दिनों में आप लोग इस करारदाद के खिलाफ कोई करारदाद लाने का सोच रहे हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी हाउस में मौजूद था, ऐसे कोई सेनेटर्स नहीं आए थे कि हम करारदाद लाना चाहते हैं। सेनेटर शाहादत अवान साहब पीपल्स पार्टी के, सेनेटर पलवा शाहान साहब पीपल्स पार्टी के, ये 2 सेनेटर आ गए। लेकिन इससे पहले जब एंटर हो गए तो ये रिजोल्यूशन पास हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरमन तंगी साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब सीनियर सियासतदान हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से, क्योंकि सेनेटर्स ने आज जो सारा का सारा सिलसिला हुआ है वो सेनेटर्स की तरफ से हुआ है, और स्पेशली जिन सेनेटर्स पॉइंट आउट हो रहे हैं जो लोग, उनको हमने आज रब्ता किया, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो सेनेटर गुरदीप सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे से प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। आप तीनों की इजाज़त से गुरदीप सिंह साहब से मैं बात करना चाह रही हूँ। गुरदीप साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, ज़रा ये फरमाइएगा, आज सेनेट में करारदाद जो मंजूर हुई है वो किस माहौल में हुई है? और बताया जा रहा है कि ज़्यादातर सेनेटर्स के जाने के बाद, जब कोरम भी पूरा नहीं था, उस पर बहस भी नहीं हुई, अचानक कैसे आ गई ये करारदाद? देखें, जिस तरह रेजोल्यूशन लेके आए थे तो कोरम की उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। देखें, जो जिस तरह सेनेटरों ने भी बात की है उस पर पूरा डिबेट चला हुआ है। लेकिन इस तरह है कि ये इनकी अपनी वो कहते हैं कि साजिश की तहत वो काम कर रहे हैं ना, इलेक्शन से भागने की। तो ये भी इनके उस इलेक्शन के बारे में जो हथकंडे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हमने उसमें 3 सेनेटरों ने, पीपल पार्टी के और उन वाले, और मैं PTI से था, हम तीनों ने उस पर नो कहा है और हमने उसकी मुखालिफत की है कि ये जो है ना, ये रेजोल्यूशन सही नहीं है। तो अगर उन्होंने अपना वो इनपुट दे दिया है, रेजोल्यूशन लेके आए हैं, पास किया है, तकरीबन 14-15 सेनेटर थे, तो उनका तो फिर जाहिर बात है कि वोटिंग होती है, वोटिंग में उनका राइट बनता था कि वो पास। नहीं सर, ये तो रिकॉर्ड पर मौजूद है ना। अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनकी तरफ से बड़ा खुलकर इस करारदाद की मुखालिफत की गई। लेकिन आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरमन तुंगी साहब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप दोनों खामोश रहे। तो इस खामोशी की कोई खास वजह? नहीं, हम खामोश नहीं रहे, हमने तो भरपूर उस पे हमने अपना इनपुट दे दिया है कि नो पे हमने तीनों ने हमने कहा है नो। लेकिन वो तो जाहिर बात है कि जो रेजोल्यूशन लेके आते हैं उनकी अक्सरियत ज्यादा होती है, तो फिर उसमें तो हम फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हम स्पीच करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं। बस उसने स्पीच किया, सेनेटर साहब ने उनको बता दिया कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तो उसके साथ वो ये था, इनपुट था कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं। हमने नो कहा है, 3 दफा हमने नो।
अच्छा सर इस करारदाद में जो वजाहत पेश की गई है, सर्द मौसम, दहशतगर्दी और कोविड, इन तीनों वजूहात का जिक्र किया गया है। सर इन वजूहात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह वो कह रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूँ, मेरे अपना जो सोच है, जो हमारी क्या है, तो उसमें तो जाहिर बात है जो वो कह रहे हैं ना, वो तो सरासर वो कोई माने नहीं रखते हैं। क्योंकि ऐसे हालातों में इलेक्शन होते हैं कि हमने तो देखा है 3-4 दफा ऐसे हालातों में, सख्त सर्दियों में भी इलेक्शन हुए हैं। और इस तरह हालातों में देखें, हमारे स्वास्थ्य में जो ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान में भी इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन तो किसी तरह वो जो है ना वो डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। कामरान साहब मेरे साथ आते हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मेरे साथ हैं और नईम हैदर पंजोता साहब। मुस्तफ़ा साहब, कामरान साहब ज़रा आपसे मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर आज जो इजलास में हुआ है ये क्या था? जब तक ज़्यादा पार्टीज़ के सेनेटर मौजूद रहे उस वक्त तक करारदाद सामने नहीं आई, जबकि बाप पार्टी के सेनेटर्स कह रहे हैं कि उन्हें ये करारदाद रात को शेयर हो गई थी, फिर सुबह पेश नहीं हुई, एजेंडे का हिस्सा भी नहीं थी। तो ये क्या हुआ है सर? देखिए, ऐसा होता है कि आमतौर पे एक एजेंडा सर्कुलेट करते हैं, वो आपके पास पहले आ जाता है एक दिन पहले, और आप उस एजेंडे को देख के अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं कि किस वक्त तक बैठना है, कब तक बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एजेंडा सर्कुलेट हुआ था, मेरे पास अभी इस वक्त भी मौजूद है, मेल मुझे आई थी, उसमें ये इसका पार्ट नहीं था। सुबह मैं आया हूँ, मैंने आके जितना काम करना था आधा पौना घंटा मैं मौजूद रहा हूँ। जितना मेरा काम जो मुतल्लिक था, मैं जिसको समझता था कि मुझे मौजूद रहना चाहिए, मैं मौजूद रहा हूँ। उसके बाद मुझे कोयटा के लिए आना था, मेरी इलेक्शन के हवाले से कमिटमेंट्स थी, इलेक्शन के काम जो मेरे सूबे के हैं, अपीलें सुनी जा रही हैं। मैंने ट्रैवल किया और मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि कोई ऐसी करारदाद आई है और वो मंजूर हो गई है। अच्छा, ये इस तरह की करारदाद आना, एक तो ये पार्ट ऑफ एजेंडा नहीं है, और फिर उस वक्त आना जब 14-15 लोग शायद मैक्सिमम रह गए हैं, या इसके लिए इस तरह का माहौल पैदा कर देना कि चंद लोग जब रह जाएं तो उसमें कोई इस तरह कर ले, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती हुई है। मगर फिर भी ये इसका रेलेवेंस बनता नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि सेनेट एक करारदाद जो है भारी अक्सरियत से, बल्कि मेरा ख्याल है मुतफिका तौर पर मंजूर कर चुका है, जिसमें इलेक्शन को करवाने के लिए कहा गया है। तो क्या अपना सेनेट अपना कहा हुआ भारी अक्सरियत से उसको इस तरह से निगेट कर सकता है? ये सवाल है। इस वक्त जिन दोस्तों ने भी ऐसे किया है उनको अपनी राय रखने का यकीनन हक है, मगर मेरा ख्याल है कि वो पूरे सेनेट का इंतज़ार कर लेते, उसका बाकायदा नोटिस कर लेते और सब की हमारी इनपुट आ जाती, फिर उसके बाद जो राय बनती वो अदरवाइज सेनेट का कोई जो रेजोल्यूशन होता है इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि सेनेट कह देगा ये एक राय है, राय आपने करारदाद की शक्ल में दे दी है, मगर इसको ये राय मानी जाए या राय ना मानी जाए, हम कानून के खिलाफ को खुदा न खास्ता कोई राय दे दें तो वो नहीं मानी जाएगी, वो ऐसी कोई उसमें उसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं हुआ करता। तो ये राय चंद लोगों का तरफ से ले आना मुझे समझ नहीं आई है कि इसके पीछे मकसद क्या है। ठीक मुस्तफ़ा साहब, बाप और चंद आज़ाद सेनेटर्स ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो, तो क्या समझते हैं आप, उन्हें वाकई सर्दी का और दूसरी पार्टी के रहनुमाओं का इतना ज़्यादा एहसास है? क्या उनकी ख्वाहिश पूरी होता देख रहे हैं वैसे आप? जी, पहले तो मेरे ख्याल से इस बात की वजाहत एक दफ़ा फिर ज़रूरी है, हालांकि कामरान भाई ने उसको बड़ा ठीक तरीके से बयान कर दिया है कि जो सेनेट की रेजोल्यूशन होती है वो नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है। ये किसी इदारे के लिए, और ख़ुसूसन जिस इदारे से मुतालबा किया गया है इस रेजोल्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन से, उनके ऊपर इस राय का मानना फ़र्ज़ नहीं है, और इसकी सिर्फ एक हैसियत राय से ज़्यादा भी नहीं है। जहाँ तक इन सेनेटर साहिबान का ताल्लुक़ है तो इनमें सेनेटर दिलावर अब्बास साहब ने ये पेश की, एक तो चेयरमैन सेनेट जो है ये उन्होंने भी मुनासिब ये क्यों नहीं समझा कि जिस वक्त हाउस के अंदर हाज़िरी काफ़ी थी उस वक्त उन्होंने इस करारदाद को पेश करने की तरजीह नहीं दी, और बाद में जब 14 लोग रह गए उस वक्त ये करारदाद सामने आई। तो ये एक सिनिस्ट एक रोल है उनकी जानिब से भी। और बाकी जो सेनेटर दिलावर अब्बास साहब हैं, सारों से मेरा ताल्लुक़ है, दोस्त रहे, लेकिन दिलावर साहब बाप आज़ाद इलेक्ट हुए,
आज़ाद इलेक्ट होने के बाद उन्होंने और उनके कुछ ग्रुप ने हर मौके पे एक डिफरेंट पोजीशन ली, जो पोजीशन शायद उनकी जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था मुस्लिम लीग नून से, तो उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। फिर इसी तरह आगे चलते हुए जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का मौका आया तो इन साहिबान ने पीपल्स पार्टी के हक़ में वोट दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हुए अपोजिशन लीडर। तो शुरू से ही जो इनके ग्रुप का रोल है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रोल रहा है। और ज़ाहिरी बात है, ये बात मेरे ख्याल से खुलकर कहनी चाहिए कि सवाल तो अब ये पैदा होता है कि ये जो रेजोल्यूशन पेश की गई, ये ग्रुप जो है ये अपने तय कुछ नहीं करता। इनको जब कहीं पीछे से पर्ची आ जाए तो उस पर अमल करना ये अपने लिए एजाज़ की बात समझते हैं। और अब मेरे जहन में जो सवाल गर्दिश कर रहा है वो तो ये है कि क्योंकि इनकी निस्बत, इन तमाम जो ग्रुप है सेनेटर्स का, इनकी निस्बत हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जानी जाती है, तो क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में इलेक्शंस को डिले करना चाहती है? 8 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई, तमाम बड़ी जमातें इस तारीख के ऊपर मुत्तफिक है। किसी बड़ी जमात की जानिब से आपने पीपल्स पार्टी का बयान दिखा दिया, दीगर तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर राज़ी नहीं है, मुश्ताक साहब का भी आपने दिखा दिया, और मुझे यकीन है मुस्लिम लीग नून भी इसके ऊपर मोतरज़ है। अफनान साहब की भी स्टेटमेंट आपने चलाई। तो जहाँ पर तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इलेक्शंस हो, जी हाँ, तो जहाँ पर तमाम बड़ी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शंस हों, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे रखा है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, पत्थर पे लकीर है। तो वहाँ पर एक ग्रुप जिसकी निस्बत हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जानी जाती है, वो उठकर ये बात जब कर दे तो फिर सवालात तो खड़े हो जाते हैं। और अफसोस है कि हम इस मुल्क को इस तरह चला रहे हैं जिस तरह करियाने की दुकान भी नहीं चलाई जाती, कि आप इस हाउस की सैंक्टिटी भी कोई नहीं रह गई, इस हाउस की वक़्त भी कोई नहीं रह गई। हर चीज़ इस मुल्क में, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे हाउसेज हों, वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो खिलाफ कानून भी हैं और खिलाफ आइन भी हैं। जी ठीक नहीं मेहदी साहब, ये सेनेट में आज जो इलेक्शन की करारदाद आई उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ा खुलकर अपने ख्यालात का इजहार सेनेट में ही कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो कॉज कर दिया। आपके जो सेनेटर वहाँ पर मौजूद थे, पीटीआई उनके लिए क्या करने जा रही है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। मैंने देखा था मेहमद साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त इजलास ख़त्म हो रहा था और उस वक्त 5-6 मेंबरान आए और जिस तरह से ये बारीक तरीके से वारा डाली गई है, इसके ऊपर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि जब आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, आज तक उस हवाले से कोई इनकी तरफ से करारदाद आई है? जो आज ये बयान दे रहे हैं या वैसे भी कह रहे हैं जी 8 फरवरी, जो उसको एंडोर्स भी कर रहे हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, जिन लोगों ने बाप ने आज रेजोल्यूशन दी उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म के अंदर लिखा हुआ कि अब कोई मीडिया के ऊपर भी बैठकर बात करेगा या कोई चैनल भी ये कहेगा कि 8 फरवरी से आगे पीछे डेट हो सकती है या मौके के ऊपर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई जो है मेरा ख्याल में अब होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आता है कि अगर आप किचन के अंदर कार्रवाई करेंगे, तो आपको हीट तो होगी। आपके सेनेटर भी वहां पर मौजूद थे ना, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है सेनेट में ये तमाम लोगों ने देखा ही है। वैसे जी देखें, कोरम का जो कोरम की हद तक जो बात है जो वहाँ पॉइंट आउट नहीं की गई, उस हद तक बात जो है आपकी बात ठीक है कि उनसे गलती हुई या उनको भूल गया या उनको समझ नहीं लगी या फ़ौरन अचानक से आए, जो भी मसला हुआ, लेकिन मामला ये देखना है कि ये किया क्यों गया, ये बहाने बनाए क्यों जा रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में जब हमला हुआ था, गोलियाँ चली थी, उस वक्त भी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि आइन की बालादस्ती यही है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, चाहे पंजाब और KP का मामला था। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया गया, हमारे वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया गया। बता दें तो मैं ब्रेक ले लूं। नईम साहब जी, देखिए करने की बात की हद तक देखें हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं और यही कहा है कि बिल्कुल ये जो बारीक वारदात डाली गई है इसके ऊपर जो है वो वाज़ेह तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मुझे एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक बस आते हैं तो इस मामले पर भी बात करेंगे, इसकी कानूनी हैसियत पर भी, और साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ताहयात नाअहली है उससे मुतालिक केस का फैसला महफूज किया, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लीजिए, वापस आइए।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब साथ हैं। कामरान साहब, सर ये फरमाइएगा, माज़ी करीब में मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीबन 2 बार सिक्योरिटी और मौसम के हवाले से बात कर चुके हैं कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन को कुछ रोज़ के लिए मुलतवी किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो क्या आपकी जमात आज जो करारदाद मंजूर हुई है इसे दुरुस्त समझती है? देखिए, इसके ऊपर करारदाद लाने को भी दुरुस्त नहीं समझती और शायद करारदाद मंजूर करने को भी दुरुस्त नहीं समझती। और एक बात और फिर दोबारा जो है ना रिपीट कर देता हूँ कि इससे पहले जो है हमारी जमात के लोग जिस वक्त मौजूद थे और मुत्तफ़िका तौर पे एक करारदाद मंजूर हो चुकी थी कि इलेक्शन जो है वक्त पे करवाए जाएँ, और ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आप इसको ज़रा चेक करवा सकती हैं। इलेक्शन से मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर ये कम से कम 2-3 महीने पुरानी जो है ये रेजोल्यूशन है, और ये राय हम ऑलरेडी जो है अक्सरियत के साथ बल्कि मुत्तफ़िका तौर पे दे चुके हैं। अब ये करारदाद ना लाने की ज़रूरत थी और ना इसका कोई मौका था, ना महल था। हाँ, हम इलेक्शन के हवाले से हमारा यकीनन डेट पे इख्तलाफ था, मगर इतना इख्तलाफ नहीं है कि हमारा जो ना मुलतवी किया जाए। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इख्तलाफ इतना था कि चंद दिन आगे पीछे की हद तक फरवरी में 8 फरवरी को दिन अभी इतने बड़े नहीं हुए होते। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेके भी जाते तो हम 8 मार्च से पहले तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के हक़ में हैं। हम इससे ज़्यादा आगे जाने के हक़ में नहीं है, क्योंकि 8 मार्च को आधा सेनेट चला जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अगर कोई डेट होती भी तो वो अगर हमारी मर्ज़ी होती भी तो वो 28 फरवरी हो सकती थी, 29 फरवरी हो सकती थी, 1 मार्च की तारीख हो सकती थी, मगर इससे ज़्यादा आगे जाने के हम हक़ में नहीं थे। ठीक, सही। एक और भी अहम मामला है नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली का केस है उससे मुतालिक महफूज किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें रिमार्क्स दिए हैं कि मुख्तसर जो फैसला है वो जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे। और जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि मुल्क तबाह करने पर सज़ा 5 साल है और कागजात नामजदगी में मामूली गलती पर ताहयात पाबंदी है। ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने 5 साल नाअहली का फैसला कर लिया तो हमें कबूल करने में फिर क्या मसला है? एक जनरल ने आइन में 62(1)(f) की शक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। ये सवालात आज उठाए गए हैं और उसके बाद फैसला महफूज किया गया है। लेट्स सी कि फैसला क्या आता है। जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम 62(1)(f) के लिए कहा जा रहा है कि वो एक जनरल की तरमीम थी, लेकिन उसके बाद आने वाली तमाम जमहूरी हुकूमतों ने भी इसको जारी रखा। तो क्या तमाम सियासी जमातों ने भी हिमायत नहीं की फिर इसकी? जी, सियासी जमातों के सामने जब भी मौका आया तो उन्होंने आइन को डिक्टेटर्स की जानिब से की गई उसके अंदर एडिशंस उनको नहीं साइड पर रखा। ये सियासी जमातों की कमज़ोरी है। ये मामला जब 18वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त ज़ेर बहस आया था और उस वक्त प्रपोज़ किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये 62-63 जो इंसर्शंस हैं एक डिक्टेटर की जानिब से, इनको रीविज़िट किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ नैब के मुतल्लिक भी कहा था कि ये हमेशा इस्तेमाल हुआ है सियासतदानों को पर्सिक्यूट करने के लिए। तो जहाँ पर हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर इनको भी एड्रेस करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों पोजीशंस पे पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की हिमायत नहीं की। वो उस वक्त यही चाहते थे, उनका जो प्राइमरी टारगेट था कि आइन के अंदर जो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी लगी थी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से डाली गई थी आइन में, कि बस वो हट जाए। तो यहाँ पर अलमिया ही ये रहा है कि सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए जो चीज़ हो उसको तो एड्रेस करना चाहती हैं, लेकिन जहाँ पर आइन को उन चीज़ों से पाक करना हो, जहाँ पर वायलेंस कमिट की गई हो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता। बाहर तौर अभी ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो 10 जो लाइफ सारी उम्र के लिए नाअहली है, मैं ख़ुद उसको प्रिंसिपली गलत समझता हूँ और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो यही है कि वो इस मामले में इंसाफ करेगी और जो हमेशा के लिए नाअहली है उसको ख़त्म करेगी। ये एक डेफिनेट टर्म के लिए होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक शख्स को 6 महीने की सज़ा हो किसी भी जुर्म में, लेकिन उसको सज़ा जो है वो उम्र भर के लिए आप नाअहल कर दें।
ठीक ठीक, आप उम्मीद रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले के हवाले से। नईम साहब, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है ये ताहयात नाअहली के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश किरण आपने मौका दिया। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा, जो फ़ैसला महफूज किया गया है वो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से किया गया है या इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से किया गया है। वहाँ पर एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की भी गई है, वो क्यों नहीं सुनवाई हो रही? और ये एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, आपने देखा कि पूरा दिन कल भी कार्रवाई चलती रही और आज भी कार्रवाई चलती रही है। और फैसला यही दौरान समाअत रिमार्क्स आए कि हमने बड़ा जल्दी करना है क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है। दूसरी तरफ अगर बल्ले का निशान हो उसके ऊपर कोई जल्दी नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो वहाँ पर कोई जल्दी नहीं है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से दरख्वास्त वहाँ पर हो उसके ऊपर कोई जल्दी नहीं है। और ये मामला टेकअप किया गया जिस तरह से और जिस तरह से चलाया गया है, हमें मतलब एक फ़ैसले से पहले ही एक तासर था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए ये मामला चलाया जा रहा है और उनको अहल करने के लिए ताकि वो इलेक्शन के अंदर उतर सकें। अब देखें ना कि पूरा प्रोसेस देखेंगे, जैसे वो बाहर से आए और जैसे उनके मुकदमात ख़त्म हुए और उससे अगर पहले देखें कि जैसे ये हुकूमत में आए और जैसे इन्होंने नैब के अंदर तरामीम की और ये सारा प्रोसेस अगर जोड़ें तो बनता किसके ऊपर है कि नवाज शरीफ साहब को लाना है। और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो पीएमएलएन को सपोर्ट करने के लिए या पीएमएलएन को रिलीफ देने के लिए किया गया, ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। मैंने पीटीआई का देखिए, मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, मेरा बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर किसी एक शख्स की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर इतनी उम्मीद है या उसके एक मामले के ऊपर है तो तमाम जमातों के हवाले से जो भी केसेस पेंडिंग हैं, अर्जेंट होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की देखें, ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइन की तशरीह करते हुए की है। अब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम करना वो इनकी बदनीति थी जिसकी खातिर इन्होंने हुकूमत ली और नैब के अंदर तरामीम नहीं होनी चाहिए। इतना सादा सवाल कर रही हूँ नईम साहब। देखिए, मैं बड़ा सादा सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली जो है नवाज शरीफ साहब की है ना, तो उसके ऊपर मैं कौन होता हूँ या कोई और कौन होता है? तो फिर उसके ऊपर आकर कमेंट्स देकर उसका फैसला ये था, इसका फैसला ये था, जब तशरीह हो गई है तो फिर सिर्फ वो इलेक्शन एक्ट का सहारा लेकर और उनको लाने के लिए, बिठाने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वोटर एक तरफ खड़ा है, वोटर उस तरफ खड़ा है जिसके निशान के ऊपर आप समाअत नहीं कर रहे, वोटर उस तरफ खड़ा है जिसका लीडर इस वक्त जेल में पड़ा है और उसके मुकदमात जो हैं वो लग नहीं रहे। आपका मौक़िफ़ आ गया, यानी ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी की भी होती है, आपकी जमात में से भी किसी की होती है, तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त इक़दाम है या दुरुस्त इक़दाम होगा। ठीक है मुर्तज़ा साहब, सर ताहयात नाअहली केस का जो ये फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया है, क्या लगता है सर आपको मियाँ साहब की राह में जो आखिरी रुकावट है नाअहली वो दूर हो जाएगी इससे? देखिए, फैसले के हवाले से तो कल क्या होगा ये अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फैसला महफूज है और हम उनके सवाल जवाब से अपना एक राय बना सकते हैं, मगर राय को वो प्रोपोगेट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, टीवी पे नहीं कह सकते। जो कुछ था उसमें जो कि लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन, ये दस्तूर में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये इंटरप्रेट करते हुए जो है उन्होंने 62(1)(f) को ये उसमें डाल दिया खुद। उसका जाहिर है किसी को नुकसान उस वक्त पहुंचा और किसी को उसका फ़ायदा भी पहुंचा, यानी किसी के हाथ उस वक्त बंद गए और किसी के हाथ उस वक्त खुल गए। तो वो जाहिर है यही चाहते हैं कि जिनके हाथ बंधे हैं वो बंधे रहें और जिनके हाथ इस वक्त किसी तरह से और तरह से बंधे हैं वो भी खुल जाएं। तो ये ख्वाहिश जो है ना, अगर असूल के तहत हो तो अच्छी बात है, अगर असूल के तहत ना हो तो फिर बुरी बात हो जाती है। हमारा मसला ये है हम सब का कि हम जो है असूल के तहत जो है वो नहीं चलते। जिस वक्त खोकर साहब ने बताया, जिस वक्त जो है नून की बारी आई और वो इस पे सपोर्ट दे सकते थे मगर वो इस पे सपोर्ट नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं था या वो एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की ये नहीं चाहती थी। तो बहरहाल ये सारा कुछ ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नईम साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ कुछ सवालात लेकर आना चाहती हूँ। ये कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं उनको डराया धमकाया, उनको आर्टिकल 6 की कल आर्टिकल 6 की धमकी भी दी कि हुकूमत में आकर वो आर्टिकल 6 लगाएंगे उन पर। क्या हुआ है ये? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर नहीं सकता। अब इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है ना ट्राइब्यूनल है,
लेकिन उसके बावजूद वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए तौहीन इलेक्शन कमीशन या तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है। और जहाँ पर अगर बात की जाए कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, वहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने धमकी दी है या नहीं दी है? देखें, धमकी की जो बात ये की गई है ना, ये बड़ी गलत न्यूज़ चलाई गई है और इसके ऊपर मैं बड़ा वाज़ह कहना चाहता हूँ कि खान साहब पहले भी जब JIT के सामने पेश हुए थे तो उस वक्त भी इसी तरह की खबर चलाई थी और ये कहा था कि इमरान खान साहब ने धमकियाँ दी हैं। खान साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि आपके ऊपर नो डाउट प्रेशर है और आप जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको इंसाफ करना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए, हमारी भी वीडियोस देखनी चाहिए, एकतरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए। बाहर जो ही निकलते हैं वो कहते हैं जी हमें धमकियाँ देते हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने जब लास्ट हियरिंग थी तो मेरे साथ होते, मुझे कहा कि 3 बातें जो है ना ये हलफ के ऊपर कह दें तो मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन से। नंबर 1 उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर हलफ दें। नंबर 2 उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत जो है न्यूट्रल है। नंबर 3 उन्होंने कहा कि ये ऊपर से कॉल्स नहीं लेते और उनके मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो ये तीनों के ऊपर कह दें तो मैं माजरत कर लूँगा। तो इस तरह की बात उन्होंने की होगी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते और जो सिस्टम हो रहा है मुल्क के अंदर उसके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए आप एक पार्टी बने हुए हैं तो वो जो है बंद किया जाए। तो उसके ऊपर वो उन्होंने कह दिया होगा कि ये धमकियां दे रहे हैं। अब अगर ये कोई कहे कि इंसाफ करें तो उसके ऊपर वो ये कहा कि मैं हुकूमत में आकर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मैं आपके चेहरे पहचानता हूं, ये कहा या नहीं कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी बात होती तो आपको पता है कि ये कहाँ से वीडियो लेकर ले आते हैं कि अब तस्वीरें फलानी निकल आई हैं और वो वीडियो भी मंजर आम के ऊपर आ जाती है, ऐसी सिर्फ खबरें चलाई जाती हैं। अब मुझे बताएं, शेर अफजल मर्वत के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ जरा। PTI के सीनियर नायब सदर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन पार्टी उससे लाताल्लुकी का इजहार नहीं करती है। फिर चेयरमैन साहब को याद आता है कि ये कुछ गलत बात उनकी तरफ से हो गई है, बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। क्या वजह बनी है और क्या पार्टी शेर अफजल मर्वत से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जवाब तलबी करेगी? नहीं, देखें, जवाब तलबी के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जवाब तलबी उनसे कोई होगी और वो निकले हैं और उन्होंने आकर स्टेटमेंट दी है। और ये उससे पहले जो है मुलाकात करके आए थे तो शायद टाइमिंग की भी वो इशू हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा वो इस तरह का कोई नहीं है मामला। वो तो कल एक ट्वीट हुआ था और वो मामला रिजॉल्व हो गया जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मामला रिजॉल्व हो गया। मुस्तफ़ा साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की खबरें जो है वो आगे बढ़कर हकीकत का रूप धार रही हैं। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मर्वत, इनकी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने पार्टी के अंदर के जो मसाइल हैं उसको मजीद नहीं लगता आपको उजागर कर दिया है? आप समझते हैं कि सब PTI में क़यादत के फुक़दान का नतीजा है या फिर तहरीक इंसाफ ये सब किसी खास हिकमत अमली के तहत कर रही है? देखिए, हिकमत अमली तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रही, लेकिन क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप का फुकदान है, कनेक्शन जो है लोगों का पार्टी वर्कर्स का वो क़यादत के साथ नहीं है और जो पैगाम रसानी है वो सिर्फ वकला के हाथ में है। और फिर वकला, क्योंकि हम तीनों इस पैनल में इत्तफाक से वकील हैं, हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि वकला की आपस की जो बार पॉलिटिक्स होती है वो भी हमें कई दफ़ा उसकी झलक भी नज़र आ जाती है इन इंटरेक्शंस में जो मीडिया के साथ होता है। तो वकीलों के हाथ पार्टी चढ़ी है, अल्लाह खैर से बचा के ही रखे इस पार्टी को। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आने वाला वक्त है उसमें आपके बराबर में भी बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये मैंने अज़रा मजाक कही है, हम वकील इस तरह के मजाक एक दूसरे से कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि ये जो आने वाला वक्त है इसके अंदर PTI को बड़ी हिकमत से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक संगीन दराड़ है, दूसरी तरफ अगर अदलिया के साथ भी इस तरह की एक हॉस्टाइल पोजीशन क्रिएट कर ली जाती है तो फिर जहाँ से आपने इंसाफ लेना है इवेंचुअली तो आप अपने लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। तो इसमें अली जफर साहब का व्यू मैं कल आप कह रहे हैं हिकमत अमली के साथ PTI को आगे बढ़ना पड़ेगा वरना मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। सर कामरान साहब, ये आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आऊँगी, ये आपको कोई हिकमत अमली दिखाई दे रही है या ये महज वकला ग्रुप्स की मुखालिफत की वजह से है सब कुछ? क्योंकि लास्ट टाइम आपने प्रोग्राम में कहा था कि वकला जो होते हैं ना उनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो किसी भी तरफ हो उनमें यूनिटी होती है, तो ये क्या हो रहा है ये पार्टी में? देखिए, वकला की 2 खासियतें हैं। खोकर साहब जिस पार्टी में भी हो, मगर खुदा ना खास्ता इनकी तरफ अगर कोई हाथ बढ़ेगा तो सारे वकील खड़े हो जाएंगे। इसी तरह नईम साहब के हवाले से भी इसी तरह से होगा। मगर इसी तरह हमारे साथ एक और प्रॉब्लम भी है,
हम और ख़वातीन जो है ना वो कभी भी आपस में इत्तेफाक नहीं करती। कोई वकील आपस में किसी मामले में इत्तेफाक नहीं करेगा, इसी तरह जैसे ख़वातीन आपस में इत्तेफाक नहीं करती। तो ये कामरान साहब इन्होंने जो बात की है ना, मैंने कहा कामरान साहब जो इन्होंने कहा है ना कि आपके साथ बैठे हुए हैं, तो लगता ये है ना कि ये वो जो अफनान वाला सारा किस्सा था ना, वो ये चाहती थी कि आप क्यों नहीं हिलजुल रहे। हम वकील हैं। नहीं, मुझे मालूम है कि वो वाला किस्सा नहीं होने वाला यहाँ पे कामरान साहब। नहीं, तो वो हम आपस में इत्तेफाक नहीं करते, और इत्तेफाक ना करना भी ठीक है। इवन मज़हब में भी जो है ना, देखें इख्तलाफ की इजाज़त है पूरी। ये फ़िक़्ह कहाँ से वजूद में आया है? फ़िक़्ह इसी बात पे इख्तलाफ की वजह से, हालांकि उनमें से किसी एक की नीयत में भी कोई फ़र्क नहीं है, और सारे अपने अपने तौर पे जो है ना उन्होंने अपनी बेहतर सोच वर दी है। तो ये होता है, ये वकील चूँकि जहन का काम करते हैं, इनमें इख्तलाफ होता है। सही, ठीक। नईम साहब ज़रा ये फरमाइएगा, आप लोगों की तरफ से बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किया जा रहा है, आपके जो पीटीआई के बानी हैं उनकी तरफ से उनके लिए कहा जा रहा है उनको सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, लेकिन अभी एक आर्टिकल बैनुल अक़वामी जरीदे में शाया हुआ है और वो देखा ही होगा यकीनन आपने, तो फिर ये मुमकिन कैसे हुआ जब जेल में उनको सहूलतें नहीं मिल रही हैं, उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी वहाँ पर नहीं मिल रही है, तो ये कैसे पब्लिश हो गया फिर वहाँ पर जाके? क्या हुआ है ये? देखिए, बात यह है कि अगर उन्होंने जो है वो लिखकर किसी वकील के ज़रिए भिजवाया किसी भी अखबार को या किसी भी जगह के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या खदगन है? और दूसरा ये है कि अगर वो कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कॉलम लिखते हैं तो ये कौन सी सहूलत है? और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आप निगरान हुकूमत का रवैया देखें कि वो कामरान साहब का कह रहा हूँ, दूसरे जो उनके हैं वज़ीर इत्तलात, आप उसे ओन करते हैं? आप तस्दीक करेंगे कि ये देखिए, मैं तो नहीं लेके आया था, वकील पहुंचाया है? नहीं, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता। आपके अगले नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर पूछ के मैं बता दूंगा, क्योंकि वो बात गलत फिर ना हो जाए कि किस तरीके और हुकूमत कह रही है कि इस जरीदे के हवाले से और इस आर्टिकल के हवाले से सवाल किया जाएगा कि ये उन तक कैसे पहुंचा है, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? हुकूमत ने ये कहा है कि हम उस अखबार को लिख रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये जो है शाया किया, उनको सजा हुई है, वो जेल के अंदर हैं, तो क्या किसी और मुल्क के अंदर जो है किसी जेल के किसी कैदी के साथ भी इसी तरह का कोई वहाँ से भी जो है वो आया है कॉलम और वो वहाँ पर शाया किया गया है? तो इसके ऊपर आप देख लें कि किस तरह से वो बाइस हैं। इसके ऊपर ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो उन्हें सज़ा हुई है, सज़ा सस्पेंड हो गई है, लेकिन उनके अंदर इतना इमरान खान के हवाले से बुग़्ज़ है कि वो आकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही थी कि आप लोग इस पर क्या करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या करेगी, लेकिन वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और स्कोकर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।